नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जोशी एकेडमी में। और हम कर रहे हैं क्लासेस ऑन बीएनएस। दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिस इज सेक्शन नंबर 21 बीएनएस एंड 83 आईपीसी। आई होप कि दिस इज करेक्ट बीएनएस नंबर, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन 20 बीएनएस एंड 80 ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। तो 83 को समझने के लिए पहले हमें एक कदम पीछे जाना पड़ेगा। तो वी विल हैव टू रीड अगेन सेक्शन 82 आईपीसी एंड सेक्शन 20 बीएनएस। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। इसको समझ के ही हम 83 समझ सकते हैं, बिकॉज सेक्शन 82 एंड 83 या 82 83 बीएनएस एंड 82 83 आईपीसी 2021 बीएनएस। अब देखिए, अगर मैं आईपीसी बोल जाऊँ या बीएनएस बोल जाऊँ ना, तो इसमें आप खुद ही ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं फ्लो में बोलता हूँ। मैं बजाय एक्ट के नाम पे फोकस करूँ, कॉन्सेप्ट पे फोकस करूँ, ज़्यादा सही है। फ्लो में बोलते हुए निकल जाता है कई बार ऐसा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है हम लोगों ने। तो सेक्शन 82 एंड 83 शुड बी रेड टुगेदर। बेसिकली यहाँ पर बोथ आर चाइल्ड। इन केस क्या है, जो 82 है वहाँ पर वी आर डीलिंग विद ए चाइल्ड विद ए केस व्हेन द एज ऑफ द चाइल्ड इज बिलो 7 ईयर्स। 7 साल से छोटे बच्चे के केस में क्या है। और जो 83 आईपीसी है उसमें क्या है कि जो 7 साल से बड़ा बच्चा है और 12 साल से छोटा है, तो वहाँ पर क्या पोजीशन है। तो बेसिकली दीज टू सेक्शंस आर इंपॉर्टेंट ओनली फॉर प्रीलिम्स एंड कोचिंग के लिए। आपको यही इंपॉर्टेंट है जानना कि कौन सा पार्ट हमारे लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेंस। अगर आपने इतनी भी अंडरस्टैंडिंग हो गई, आपका हाफ जॉब इज डन। क्योंकि हम कम से कम कंफ्यूज नहीं होंगे। हम प्रीलिम्स वाले प्रोविजंस को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, मेंस के प्रोविजंस को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, तो उल्टा हो जाएगा। तो 82 एंड 83 आर इंपॉर्टेंट ओनली फॉर प्रीलिम्स। समटाइम्स दे मे आस्क यू ए टेल क्वेश्चन काइंड ऑफ, या प्रॉब्लम इन मेंस। अगर पूछा तो प्रॉब्लम बनाकर पूछ लेंगे आप लोगों से। तो प्लीज रीड इट विद मी। दिस इज सेक्शन 82 आईपीसी। व्हाट इज दिस? Nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age. This is important. Please यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। This is under 7 years of age की बात की गई है कि यहाँ पर अंडर को आप लोग अलग से हाईलाइट करेंगे कि अगर 7 वर्ष से 7 ईयर से छोटे बच्चे को बच्चा कोई भी कार्य करता है, उसको अपराध नहीं माना जाएगा। That should not be considered to be an offense. Though nothing is an offense means whatever she does, whatever he does, वो चाइल्ड कुछ भी करे, उससे आपको कुछ भी हार्म हो, आपको ग्रीवस हर्ट हो, आपकी डेथ हो जाए, आपको हर्ट हो, whatever happens by doing an act by a child under 7 years, that should not be considered an offense. Why it is so? क्योंकि उसके पीछे जो concept है वो ये है, he is considered to be dolly in capex। आपने बेरेक्ट में ही लिख लीजिए कहीं ना कहीं, डॉली इनकैपेक्स। डॉली इनकैपेक्स का मतलब होता है अपराध करने में अक्षम व्यक्ति। उसको ये माना जाता है इंडिया में कि डॉली इनकैपेक्स है वो 7 ईयर से छोटा बच्चा अपराध कर ही नहीं सकता। तो दिस इज व्हाट, इसे कहते हैं एब्सोल्यूट इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। मैंने डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। तो अभी इतना ही बहुत है रेफरेंस के लिए। एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी यही लिख देता हूँ मैं, किसी को लिखना हो तो लिख लीजिए, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं ये एब्सोल्यूट। दिस द केस ऑफ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है अनकंडीशनल। एब्सोल्यूट का मतलब होता है अनकंडीशनल। इसका मतलब क्या है कि आपको सिर्फ ये प्रूव करना है, मान लीजिए किसी बच्चे पर आरोप लगा हुआ है कि ही हैज़ कमिटेड मर्डर, he has caused death of someone. As a defense lawyer, उसको सिर्फ एक ही बात अगर प्रूव कर देता है वो कि my age is below 7 years। हाँ, मैंने मारा, मैं इसे मारना चाहता था, मैं जानता था कि ये मर जाएगा, मैंने जानबूझ के इसमें 10 गोलियां मारी हैं, बट my age is under 7 years। मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप लोगों को। अगर जज के सामने बच्चा ये भी कह दे ना कि हाँ मैंने मारा है, मैं फिर दोबारा मार सकता हूँ, ऐसे बंदूक चलाई थी, जज साहब आपको ही मार सकता हूँ, है ना। क्योंकि अभी तक मुझे क्या मिला हुआ है? लाइसेंस मिला हुआ है।
मैं एब्सोल्यूट वर्ड को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे लिख के नहीं आना है। एब्सोल्यूट का मतलब है यहाँ पर कुछ जज कुछ भी नहीं देखेंगे, जुडिशरी कुछ नहीं देखेगी, कोर्ट कुछ नहीं देखेगी कि उसकी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या थी, बच्चे का कंडक्ट कितना था, बच्चा कितना बलिष्ठ था, बच्चा कितना कमजोर था। नथिंग विल बी सीन, द कोर्ट विल नॉट गो इन टू द सर्कमस्टेंसेस कि वॉट वर द सर्कमस्टेंसेस, क्यों मारा, कैसे मारा, डजेंट मैटर। The only thing will be seen that the age of the child is below 7 years or under 7 years. इसे कहते हैं एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। नाउ इसी का जो बड़ा भैया है वो आएगा आपके सामने अब 83 के रूप में, उसको देखते हैं जो आज की क्लास हमारी शुरू होनी थी। ये रहा आपके सामने, दिस इज सेक्शन 21 BNS एंड 83 IPC, एक्ट ऑफ ए चाइल्ड अबव 7 years, अबव को अंडरलाइन करेंगे और गोल कर लीजिए, एंड अंडर 12 years एज ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। प्लीज सी दिस, यहाँ पर सेक्शन मैटर करता है। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में सेक्शन से पूछेंगे आपसे, दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे इसकी हेडिंग से, और इसमें भी खास बात कहाँ से पूछेंगे, जो एज ब्रैकेट दी हुई है और उसमें भी अबव अंडर का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए आप स्पेसिफिकली गोल करेंगे इसको। दिस इज अबव 7 years, अबव 7 years, अंडर 12 years। तो हमने पहले कौन सा किया था, अंडर 7 किया था, अंडर 7 कर चुके, अबव 7 है, तो भाई साहब 7 कहाँ गए, जो बच्चा एग्जैक्टली 7 का है वो यहाँ पर टच नहीं किया गया, ध्यान रखना। तो वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। लेकिन अभी जो सेक्शन है डील करता है, यानी कि कहीं ना कहीं बीच में एक लूप होल छूट गया है। BNS में मेरे ख्याल से उन्होंने फिल करने की कोशिश नहीं की, तो यहाँ पर जिन लोगों ने BNS की ड्राफ्टिंग की है उनके पास ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो उस गैप को फिल कर सकते थे, है ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि उनका फोकस कहीं और ही था। एनीवेज, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अब पढ़ते, देखिए जो लाइन है यहाँ पर, ये बहुत अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। ये लाइन आपको 20 BNS में नहीं मिली, मीनिंग देयर बाई कि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर सेक्शन 83 IPC में यहाँ पर जो फोकस है, देयर आर 2 parts नाउ, what is the age of the child and what is the level of understanding, यही देखना है हमने। now please read it with me and now I explain it on that occasion। बस please see this again, उसी लाइन पर, nothing is an offense, कोई भी बात अपराध नहीं होगी, किसने की हो, which is done by a child, ठीक, by the age of above 7 years of age and under 12 years, यानी कि जिस बच्चे की एज above 7 years की होगी एंड बिलो 12 years की होगी, उसकी कोई भी बात अपराध नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो लाइन आपके सामने दिख रही है ब्लैक बैकग्राउंड में गोल्डन फॉन्ट कलर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हु हैज नोट, नोट को प्लीज गोल कर लीजिए अच्छी तरीके से, हु हैज नोट अटेन्ड द सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, who has not attained the sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequence of the conduct, and please see this, on that occasion, अलग से करना, on that occasion, जिस अवसर पर उसने वो कार्य किया है जिसको आप अपराध बोल रहे हो, on the very moment the act was committed which you are saying is an offense, at that point of time he was not having sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of his conduct। अब देखो ये बड़ा सिंपल सा लगेगा आपको चीज़ों को, है ना। इसमें एक बात ध्यान रखना कि अगर मेंस में आ गया, मेंस में आ गया, और मैंने एक दो बार यहाँ पे मेंस से क्वेश्चन लिखवाए हैं बच्चों से प्रैक्टिस के, तो वो क्या करते हैं कि बस फोकस करते हैं ओनली एंड ओनली एज पर, एज लिख देंगे या लिख देंगे केवल सफिशिएंट मैच्योरिटी, हु हैज नॉट डेवलप्ड द सफिशिएंट मैच्योरिटी। ये जो लाइन है ये लिखना भूल जाते हैं। टू जज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट, अंडरस्टैंडिंग टू जज व्हाट, द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट। उसका जो आचरण है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसको उससे पर्याप्त नहीं है। एंड वर्ड इज व्हाट, यहां देखो, डोंट अंडरमाइन दिस वर्ड सफिशिएंट। ही मे बी हैविंग मैच्योरिटी बट नॉट सफिशिएंट, ऐसा नहीं कंप्लीटली मैच्योर है बच्चा। तो अब यहां पर मैं लेवल आप क्या है, एक आसान भाषा में समझाऊं भी, तो मैंने वर्ड्स आपको स्पेसिफिक बता दिए कौन कौन से वर्ड्स इसमें इंपॉर्टेंट है।
कि अगर कोई बच्चा इस एज ब्रैकेट का है और इसको इतनी पर्याप्त समझ नहीं है, पर्याप्त समझ नहीं है कि उस अवसर पर वह यह समझ पाए कि वो जो कार्य कर रहा है उसकी प्रकृति क्या है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस या परिणाम क्या होंगे, तो उसके किए हुए कार्य को अपराध नहीं माना जाएगा। तो कीवर्ड्स मैंने आपको बता दिए यहाँ पर ये। तो यहाँ पर आप देखो जो लायबिलिटी है, जो लायबिलिटी है आपको प्रूव क्या क्या करना पड़ेगा इसमें। देखिए, इफ यू वांट टू टेक द बेनिफिट्स ऑफ दिस सेक्शन, व्हाट यू विल हैव टू प्रूव। इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे सेक्शन के, प्लीज सी दी। एन एक्ट डन बाय द चाइल्ड अबव 7 years but under 12 years age and must not have attained sufficient maturity of understanding to the। तो यहां पर आप देखो कि ये एज के साथ साथ एक सेकंड फैक्टर आ गया यहाँ पर, किस बात का, कि अब ये क्या हो गया, क्वालिफाइड इम्यूनिटी केस हो गया। क्या हो गया, यहां वर्ड आएगा क्वालिफाइड इम्यूनिटी। वहां पर क्या वर्ड यूज किया था हम लोगों ने, एब्सोल्यूट। अब इसी को अंतर समझना है। एब्सोल्यूट के केस में क्या था, नो क्वेश्चन रेज्ड। यहां पर इस एज ब्रैकेट में आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि यू विल साइट कि आई एम इनटू दिस एज ब्रैकेट, मैं अबव 7 हूं, बिलो 12 हूं, तो मुझे माफ कर दिया जाए। नो, एक शर्त है यहां पर, यू कैन बी एक्सक्यूज्ड ओनली इफ you prove that you were not having sufficient maturity at that point of time। तो ये जो कंडीशनल आ गई है, ये जो क्वालिफिकेशन आ गई है, इसलिए हम बोलते हैं दिस इज द केस ऑफ क्वालिफाइड इम्यूनिटी। आई बिलीव समझ में आ गया होगा आपको क्वालिफाइड। और यहीं से क्वेश्चन आता है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस, निम्नलिखित कौन सी धाराओं में से डील्स विद द एब्सोल्यूट इम्यूनिटी और क्वालिफाइड इम्यूनिटी। इस तरीके से आपसे पूछते हैं वो, ऑप्शन ए 82, 83 या 20, 21 पूछ लेंगे आप इस तरीके से। तो ध्यान रखना, हमने तो याद किया था, हमने याद किया क्वेश्चन क्या क्या, एज का याद किया क्वेश्चन, उसने कहाँ से पूछा, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, क्वालिफाइड इम्यूनिटी, ये बेरेट की लैंग्वेज में कहीं है नहीं, तो डोंट गेट कंफ्यूज। आई बिलीव कर लेंगे यहाँ तक, बताइए किसी को समझ में नहीं आया हो तो। दिस इज व्हाट, लिख लीजिए इसको अच्छे तरीके से। इनकैपेसिटी जो हम बात कर रहे हैं, इनकैपेसिटी दैट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट। और से जो नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे ना 84, वहां पर भी ये बात आएगी कि ये जो इनकैपेसिटी है ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, दैट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कमीशन ऑफ द एक्ट। देखो इसमें क्या मतलब है इस बात का, एक बच्चा है 7 से 12 साल का, है ना, अब 7 की बात करते हैं, और वो बच्चा अच्छे खासे ग्रेड ला रहा है, अच्छे खासे उसके मार्क्स आ रहे हैं, परसेंटेज आ रही है, मतलब जो उसके जो बच्चे हैं उसके हिसाब से रिलेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपने एकेडमिक्स में वो, राइट। लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो बहुत मासूम बच्चा हो सकता है, उसको जो जो आप कह सकते हैं कि जो क्रिमिनल काइंड ऑफ एक्ट्स हैं, ये बहुत सारी एक्टिविटी उसको नहीं भी पता होगा एक बार को, है ना। और एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो केवल 7 साल 1 दिन का ही है और उसको सब कुछ पता हो। तो यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि साहब इसके फर्स्ट डिवीजन आती थी, ये टॉपर होता था, ये ऐसे होता था। ये देखा जाएगा कि जिस समय एक्ट हुआ वेदर ही वॉज एक्टिंग एज ए पर्सन ऑफ मेच्योर अंडरस्टैंडिंग और इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज वेरी क्रूशियल। और ये कैसे चलेगा पता प्रियांश, ये पता कैसे चलेगा, ये पता चलता है देखिए उसके कंडक्ट से, प्रायर, एट द टाइम एंड आफ्टर क्या, कंडक्ट। समझाता हूं क्या लिख रहा हूं मैं, कि एट द टाइम का मतलब है एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट, जिस समय वो कार्य हुआ जिसको हम अपराध बोल रहे हैं, जिसका एलिगेशन है, उससे पहले उसकी कंडक्ट क्या थी, हाउ ही वॉज बिहेविंग, हाउ ही बिहेव्ड एट द टाइम एंड हाउ ही बिहेव्ड आफ्टर द। अगर वो अपने को छुपा रहा है
या उसने बड़े एग्रेशन से किसी को वो उस काम को अंजाम दिया है, उससे पहले उसकी कोई कंसर्टेड एफर्ट्स दिखाई दे रही है, प्रिपरेशन दिखाई दे रही है, तो यू कैन से दिस वॉज ए वेल थॉट ऑफेंस, नो एक्सक्यूज विल बी गिवन टू हिम, ही विल बी ट्राइड इन द जुवेनाइल कोर्ट, गॉट इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि अचानक ऐसा कुछ घटा कि बच्चे को समझ में ही नहीं आया, उतनी अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं थी उस समय, इसलिए कह रहा हूं देखो ये शब्द ये इतना आसान भी नहीं है जो मैं पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं। कई बार स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि जो इनकैपेसिटी देखी है, इनकैपेसिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज नॉट जनरल अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए, सपोज कीजिए कि जो आकांक्षा रानी है ये इसी ब्रैकेट की है, 10 ईयर्स की है, एंड शी इज द टॉपर ऑफ हर क्लास, ठीक है, टॉपर है अपनी क्लास की, सब इनकी बड़ी तारीफें करते हैं। तो ये हुआ जनरल अंडरस्टैंडिंग लोगों की क्या है इनके बारे में, ये समझदार लड़की है, अच्छी पढ़ी लिखी है, लेकिन कोई ये नहीं देख रहा है कि वो शी इज ओनली स्टूडियस, शी हैज़ नो एक्सपोजर टू द आउटर वर्ल्ड, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हुआ। उसने देखा कि पापा मेरी मम्मी को पीट रहे हैं, है ना, उस समय उसको समझ में नहीं आया कि मम्मी को बचाने के लिए या मम्मी के आउट ऑफ लव उसने ऐसा कुछ कर डाला जिसमें पापा की डेथ हो गई। उस दैट मोमेंट पे वो लड़का वो लड़की नहीं संभाल पाई अपने आप को, उसको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई कुछ आर यू गेटिंग पॉइंट। तो उस जो जनरल अंडरस्टैंडिंग नहीं देखनी है, मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो इनकैपेसिटी है एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट देखी जाएगी इसमें भी। हम ये नहीं कह सकते नहीं वो तो बच्चा बहुत बड़े समझदारी की बातें करता था, बहुत समझदार था, वो जनरल बात हो गई। तो प्लीज लेट मी नो ये बात आपको पॉइंट समझ में आया नहीं आया एवरीवन। ये क्वालिफाइड इमेच्योरिटी का होगा। बस एक लाइन और समझ लीजिए, देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए आप लोग। A child above 7 years but below 12 years of age is presumed to be possessed with maturity of understanding and capacity to commit a crime। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए क्या है कि जैसे प्रिजम्पशन थी इसमें, बिलो 7 ईयर्स में प्रिजम्पशन क्या है, एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, ही इज डॉली इन कैपेक्स। जो अंडर 7 है, अंडर 7 ही इज डॉली in capex, he is presumed so कि no he cannot commit an offense, बात ही खत्म। यहां पर जो presumption of law है यहां पर एकदम रिवर्स है, और यहीं से फिर क्वेश्चन बनेगा प्रीलिम्स का कि ये जो above 7 years का बच्चा है, बिलो 12 का है, कि इसके बारे में लॉ प्रिज्यूम क्या करता है, लॉ प्रिज्यूम करता है कि he is having good understanding, he is having maturity of understanding and capacity to commit the crime, he can commit the crime। तो इफ यू वॉन्ट टू टेक द बेनिफिट, अगर आपको इस सेक्शन का लाभ लेना है, देन बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन यू, यू विल हैव टू प्रूव दैट नो इन माय केस आई वाज नॉट हैविंग दैट सफिशिएंट मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच ब्रिंग्स मी इनटू द कैटेगरी ऑफ एन एक्यूज्ड। लॉ ये प्रिज्यूम करेगा, लॉ हाँ जी हाँ सर मैं 7.5 साल का हूं तो, सर बच्चा हूं तो, लॉ तो प्रिज्यूम करता है 7.5 साल का बच्चा, 7 साल 1 दिन का बच्चा भी अपराध करने में सक्षम है। सर मैं नहीं था, तुम नहीं थे तो साबित कर दो कैसे नहीं थे। तो फिर अब ये साबित करना पड़ेगा बच्चे को कि मेरी मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस समय ऐसी नहीं थी। बोलिए हाँ है ना, कर लेंगे आप लोग। ये लाइन समझ में तो नहीं आई आप लोगों को। सो बर्डन ऑफ प्रूफ देखिए यहां पर अगेन यहां से क्वेश्चन बनता है, प्रिजम्पशन कौन सी प्रिजम्पशन कि he is presumed to have maturity of understanding, this is what rebuttable or not। इस शब्द को रट लीजिएगा अच्छी तरीके से, the presumption against the child। अच्छा मैं कहूँ ना, जो चीजें पॉइंट आते रहते हैं ना, बेटर ये होगा कि अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप सब लोग कुछ ना कुछ लिखते रहें। लिखने से क्या होता है कि एक दो जो आप में से कुछ लोग ऐसे करते रहते हैं ना, जो झोंके आते रहते हैं नींद के, या ये सब अवॉइड करने का तरीका भी है, आप कुछ ना कुछ अपना लिखते रहो। कम से जो पॉइंट्स आ रहे हैं, की पॉइंट्स आ रहे हैं, वो लिखते रहोगे तो आपके माइंड में भी जाएगा
आपका अलर्टनेस ही बना रहेगा, आपके हाथ आपके माइंड कुछ एक्टिव मोड में रहेंगे। 1 घंटा आप अच्छी फिल्म को भी यूँ देखते रहेंगे ना, तब भी नींद आ जाएगी। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ नोट डाउन। यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ रहा है, अगेन देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आएगा कि जो प्रिजम्पशन है इन केस ऑफ अंडर 7 ईयर्स, अंडर 7 ईयर्स के जो प्रिजम्पशन है वो क्या थी, इररिबटेबल थी। वो प्रिजम्पशन थी इन फेवर ऑफ द चाइल्ड, और वो भी कैसी थी, इररिबटेबल थी, है ना। लेकिन यहां पर जो प्रिजम्पशन है दैट इज अगेंस्ट द चाइल्ड एंड दैट इज रिबटेबल। चलिए इसकी ना आपको वैल्यू समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं आपको एक क्वेश्चन डिक्टेट करता हूं तब आपको समझ में आएगा। प्लीज राइट डाउन द क्वेश्चन, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मैं लिखता भी साथ साथ, विच आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। जब भी कभी ऐसा है जहां पर करेक्ट पूछा जा रहा है तो ट्रिक आपके लिए है कि इसको हमेशा पहले गोल करेंगे ताकि आपको ध्यान रहे कि हमने करेक्ट बताना है। ऑप्शन 1, प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 21 ही है ना, 20 है, 20 BNS is rebuttable rebuttable। ऑप्शन 2, presumption under section 21 BNS is irrebuttable। 3, presumption under section 20 is rebuttable and 21 irrebuttable। 4th, presumption under section 20 is irrebuttable। सी ठीक है। इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन पता क्या हुआ, जैसे ये पता क्यों, मैं इसलिए आपको बता रहा था कि यहाँ पर मैंने किया है जान पे कन्फ्यूज। इतनी प्रिजम्पशन रिबटेबल इररिबटेबल आ गया ना इसमें, है ना, कि देर आर चांसेस यू गेट कंफ्यूज्ड। मैंने आपको प्रैक्टिकल डेमो करके दिखाया है, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे हमें एनकाउंटर्स होते हैं, हमें आता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं आता नहीं है। मैंने कितनी रिपीट करके समझाया भी आपको, लेकिन क्या क्या शब्द हुआ, प्रिजम्पशन प्रिजम्पशन रिपीटेबल इररिपटेबल, लगता है ला कुछ भी सही, मारो टिक, गिव अप कर देता माइंड अगर को, इतना इतना आता है वो। तो वी नीड टू वी नो वेरी, उस समय बहुत स्टेबल माइंड की जरूरत है। एक एक पॉइंट को पढ़ो, जैसे देखिए इसको कैसे करना चाहिए। प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 20 BNS इज रिबटेबल, गलत है सही है, गलत है, यहाँ पर टिक मारा। ये एक एक पढ़ते जाइए और उसको कलर कर चाहिए। प्रिजम्पशन अंडर 21 BNS इज इररिबटेबल, ये भी गलत है। और ये इन दोनों का मिक्सचर था 1 2 का, ये भी गलत हो गया। तो क्या बचा, तो वैसे एक्सक्लूड करके भी 4 आ रहा था और लिखा भी इररिबटेबल है। तो मैंने आपको कहा ना कि बात छोटी सी है ना, देखन में छोटे लागत घाव करे गंभीर, ये वो सेक्शन है। तो इसलिए कह रहा हूँ इन पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा। कर लेंगे आप लोगों को। नेक्स्ट, बस और कुछ खास समझाने का है नहीं आपको। एक केस आया था, इसको लिख लीजिए, मुसम्मत एमिनो एमोना, कुछ खास बात नहीं है, इसको बस केस का नाम लिख लीजिए बस।
टाइम वेस्ट करने वाली बात है, मैंने पढ़ लिया लेकिन मुझे लगा नहीं कुछ समझाऊँ इसमें आपको मैं। इसका फैक्ट चलिए बताया हूँ फ्री में आप लोगों को। इसमें क्या है, ये एक्यूज है, ये 10 साल की लड़की है, स्लेप्ट विद हर मदर इन लॉ, अपने सास के साथ सोई ऑन द नाइट बिफोर शी कमिटेड मर्डर, मर्डर करने से पहली रात को। 10 साल की थी भैया, उस जमाने में 10 साल की शादी हो जाती थी। गांधी जी के देखे नहीं स्टोरी तुमने। हर हस्बैंड अबाउट 19 ईयर्स स्लेप्ट विद हिज ब्रदर इन अनदर हट बट इन द सेम होमस्टेड। तो ये सीन है कि जो ये 10 साल की लड़की है वो अपनी सासू के साथ सो रही है, उसी घर में दूसरे जगह पर उसका जो पति है वो अपने भाई के साथ सो रहा है। ठीक, क्या होता है अर्ली आवर्स में क्या देखा गया, द मदर इन लॉ वोक अप द अक्यूज्ड, उसको उठाया, एंड आस्क्ड हर टू गो अबाउट हर हाउस होल्ड ड्यूटीज, चल उठ जा घर के काम कर अब। सही है, तो बहू रानी को उठा दिया गया। उसके बाद में शॉर्टली आफ्टर दिस एक्यूज वॉज सीन रनिंग आउट ऑफ द हाउस, घर से भागती हुई दिखाई दी, एंड हर हस्बैंड वॉज फाउंड मोर्टली वुंडेड ऑन द नेक। और भाग तो ये जो दिखाई दी भागते हुए दिखना, और उसके वहाँ पर उसका जो पति है वो गंभीर घाव थे उसको, यानी कि ऐसे घाव थे जो मॉर्टल थे, यानी कि इससे मृत्यु हो सकती थी। शी हिड हर सेल्फ इन ए फील्ड एंड कुड बी फाउंड ओनली आफ्टर इन आफ्टरनून, शी वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट टू बी डॉली कैपेक्स। तो यहाँ पर पढ़कर मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप देखो ये 10 साल की बच्ची है, उसने घाव किया उस तरीके का, घर से भागी और अपने को उसने छुपा करके रखा, यानी कि वो ये जानती है कि उसने क्या किया। यानी कि कोर्ट को ये समझ में आई बात कि वो क्यों छुपा रही है अपने आप को। भागना और खुद को छुपा के रखने का मतलब यही है कि उसके माइंड में इतना तो समझ में आ रहा है कि उसने जो काम किया है वो गलत किया है। और अगर आपको ये नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस जो 83 की लैंग्वेज पढ़िए, 83 की लैंग्वेज में आपको बात समझ में आएगी। नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, अंडरस्टैंडिंग किसकी देखनी चाहिए थी आपको, अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट। उसने अपने को छुपाया, शी हिड हर सेल्फ, वाई, क्योंकि शी वॉज अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट, कि मैंने जो कर डाला है उसका कॉन्सिक्वेंस अब क्यों होगा, तभी तो छुपाया उसने अपने आप को। बोलो हाँ है ना। तो यही है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कोर्ट जज करेगी उसकी पहले की कंडक्ट, उस समय की कंडक्ट करते हुए की, और बाद की कंडक्ट को देखा जाएगा इसमें। और बस इसमें देखता हूँ कुछ और पॉइंट बचा होता आपके लिए। एक केस का नाम लिख लीजिए, क्वीन वर्सेस लुखिनी, क्वीन वर्सेस लुखिनी अग्रादन्नी। चलिए एक केस, एक ये जो केस है इसका भी पढ़वाता हूँ, तो बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसमें कुछ खास बातें हैं तुम्हारे लिए, ये भी पढ़ लेते हैं। चलिए, इसमें क्या है, एक गर्ल है ओवर 7 ईयर्स अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज एंड शी वॉज ट्राइड फॉर द चार्ज ऑफ आर्जन। आर्जन आगजन ही समझ लीजिए, आग लगाना, इसके पास ये चार्ज है। अब इसमें क्या है कि जो जूरी की ओपिनियन आई वो ये आई कि भाई ये जो प्रिजनर है, ये जो बच्चा है, शी वॉज अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ हर एक्ट, कि उसने क्या काम किया है कि भाई इससे इट वुड डू डैमेज, इससे नुकसान होगा, बट शी वॉज नॉट अवेयर दैट शी वुड बी इम्प्रिजमेंट इन कॉन्सिक्वेंस। आर यू गेटिंग पॉइंट? यहां दिस इज द केस ऑफ स्प्लिट अंडरस्टैंडिंग। क्या समझा आकांक्षा? ये तो समझ है कि जो मैं काम कर रही हूं वो नुकसानदायक है, दैट विल ब्रिंग सम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन इससे मैं जेल में जा सकता हूं ये मुझे पता नहीं था। सही है, तो क्या ऐसे बच्चे को 83 या 83 आईपीसी या 28 बीएनएस का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस केस में सेशन जज ने क्या कहा, ये रेफर करा हाई कोर्ट को। इस केस में सेशन जज ने कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ बच्चे को आधी समझ है आधी समझ नहीं है, कि बेटा आप जानते थे आग से, कि हाँ मैं जानता था बच्चे की भी आग लग जाएगी, घर जलेगा, सामान जलेंगे, प्रॉपर्टी जलेगी, कोई मर भी सकता है, ये तो मुझे पता है। तो पता है जेल हो सकती है, जेल भी हो सकती है इससे, ये मुझे नहीं पता। अब उसको क्या समझाया जाए ऐसे बच्चे को?
इसलिए सेशन जज ने इस केस को कहाँ भेजा, रेफर द केस टू दी हाई कोर्ट, है ना, कि अगर इफ ए पर्सन बी अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ हिज एक्ट, नेचर ऑफ एक्ट का तो पता हो बट ही डज नॉट नो इम्प्रिजमेंट विल फॉलो, तो क्या तब भी उसको हम ये माना जाए कि ही इज कैपेबल ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस और नॉट? क्या समझे अनिश बाबू? ये तो पता है कि मेरे ऐसा करने से क्या होगा, कि कोई मर सकता है या प्रॉपर्टी होगी, लेकिन मुझे जेल होगी ये मुझे पता नहीं था। तो क्या ऐसे बच्चे को 83 का बेनिफिट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? सेशन जज वाज कंफ्यूज इन दिस केस, देयरफॉर दिस केस वाज रेफर टू हाई कोर्ट। एंड व्हाट द हाई कोर्ट सेड, उनका हाई कोर्ट ने कहा कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट, देखिए ये जो पढ़िए इसको, ये जो लाइन है ना, ये इसकी व्याख्या की बात चल रही है। देखो मैंने आपसे क्या कहा था ना शुरू में कि ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा था ना लाइन को, और यहीं पर हाई कोर्ट को एक्सप्लेन करना पड़ गया इस पॉइंट को। आप समझो इस बात को, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट। इस केस में हाई कोर्ट ने फिर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट का मीनिंग समझाया कि कॉन्सिक्वेंस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट का मतलब क्या है। यहां पर हाई कोर्ट ने कहा कि भैया डू नॉट रेफर टू द पीनल कॉन्सिक्वेंसेस, कि यहां पर यह पता होना जरूरी नहीं है कि उसको यह पता हो कि पीनल कॉन्सिक्वेंसेस की जानकारी थी नहीं थी। उसको अगर यह पता है कि मेरा जो एक्ट है दैट विल रिजल्ट इनटू समथिंग डिस्ट्रक्शन, सम डैमेज, दैट इज सफिशिएंट। पीनल कॉन्सिक्वेंस की अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी नहीं है। केस का नाम लिखवाई दिया था मैंने आप लोगों को। जैसे मान लीजिए अगर किसी को ये पता हो कि इफ फायर इज अप्लाइड टू एन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस इट विल बर्न, दिस इज सफिशिएंट। अगर किसी को ये पता हो कि किसी ज्वलनशील पदार्थ को अगर आप आग दिखाएंगे तो वो जल जाएगा, अगर ये कॉन्सिक्वेंस की आपको समझ है तो इसका मतलब यू नो यू हैव दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब जलाने के बाद में सजा मिलेगी नहीं मिलेगी ये आपको नहीं पता, इससे फर्क नहीं पड़ता बस। हाँ, अब इसमें केवल एक चीज़ देखनी है आप लोगों ने, जो मैं आपको कह रहा था कि अभी हमने जो 82 है वो क्या डील करता है, अंडर 7। 83 आईपीसी डील क्या करता है, अबव 7 एंड बिलो। तो व्हाट अबाउट द एग्जैक्टली 7? एग्जैक्टली 7 ईयर्स का अगर बच्चा है ना, मान लीजिए जो मुनीर भाई साहब हैं ये 7 ईयर्स इनकी एज हो, ये अपना 7th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, एग्जैक्टली 7, और बर्थडे वाले सीन पे कोई मान लीजिए तो गिफ्ट लेकर नहीं आया मनपसंद, और ये वहीं उसको चाकू जैसे केक काटते कि पहले मैं इसी को काटूं, आज लास्ट डे है, तो क्या हम उसको 82 में कवर करेंगे या उसको 83 में कवर करेंगे? द आंसर इज वी विल कवर हिम अंडर 82। ठीक है बस। तो जहाँ पर अगर ये लेजिस्लेचर ने कुछ छोड़ा हुआ है, गैप छोड़ा हुआ है, तो प्रिजम्पशन शुड गो इन दी, बेनिफिट शुड बी गिवन टू द एक्यूज्ड, राइट, इस पर्पज से भी। तो 2 पॉइंट लिख लीजिए, द चाइल्ड ऑफ द एग्जैक्टली 7 years एज, द केस ऑफ चाइल्ड of exact 7 years should be covered under section 82 IPC oblique 20 BNS for following reasons, निम्नलिखित कारणों की वजह से। नंबर 1, whenever there is doubt regarding any circumstance, comma, benefit should be given to the accused, number 1. Number 2, penal statutes should be interpreted strictly, ठीक है, स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि जो
जो 7 ईयर्स के बच्चे को अगर आप 83 में लेके आते हैं, आप नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वहां पर कहाँ जाएगा वो, अब 7 होगा तभी जाएगा। लिख ले, चल ले लें, लिखवा देता हूँ। इट मीन्स ए चाइल्ड ऑफ 7 ईयर्स, a child of exactly 7 years age cannot be considered under section 21 BNS oblique 83 IPC as section 21 BNS oblique 83 IPC cannot be interpreted liberally to include in its ambit a child who is not above 7 years, who is not of above 7 years। समझे बात? अब देखिए मैं समझाता हूँ एक बार को कि जो देखिए एक होता है, यहाँ पर समझाते हैं, ये बात आ गई इंटरप्रिटेशन की, व्याख्या है ना, व्याख्या, ठीक। हाँ, ये कौन सा बार है, वरद, वरद तुम्हारी बात पे आ रहा हूँ, इंटरप्रिटेशन की बात आ गई। अब इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी लीगल प्रोविजन अगर है, कोई लॉ का सेक्शन है, तो उसकी व्याख्या क्या होनी चाहिए, उसका मीनिंग, उसका स्कोप, उसकी एप्लीकेशन क्या हो, इसको समझाने के लिए, बताने के लिए अगर कुछ कोट करती है, उसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करनी उसकी। अब एक होती है लिबरल इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब लूज इंटरप्रिटेशन। लिबरल का मतलब होता है काफी विस्तार से, है ना, वाइडर, ओपन। इसको आप किसी वर्ड के मीनिंग को काफी लिबरली करते हैं, उसको काफी उसका वृहद स्तर पर उसको, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन में जो वर्ड लाइफ है, उस वर्ड को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया, लिबरली समझाया गया। वहाँ पर जो पूरे जो फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस हैं, उनकी काफ़ी वाइडर इंटरप्रिटेशन की गई है। लाइफ के मीनिंग को समझाया गया, लाइफ इज ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का मतलब है, लाइफ का मतलब क्या है कि एक डिग्निफाइड लाइफ हो गई, फिर डिग्निफाइड लाइफ के बारे में फिर सब कुछ मिलना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, स्लीप का राइट भी हो, दुनिया भर के राइट उसमें इंक्लूड कर दिए गए। लेकिन जहाँ पर हम बात करते हैं पीनल लॉज की, पीनल लॉज का मतलब ऐसे कानून जो दंड की व्यवस्था करते हैं, जैसे कि आपका BNS हो गया, इनका एज पर रूल इनकी स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। मतलब जो है आप उसी को ही वैसे का वैसा एग्जैक्टली वैसा ही मानेंगे, यू विल नॉट इनकॉर्पोरेट एनी सेकेंड मीनिंग इन दैट। जैसे कि ये 821 BNS है या 83 IPC है, इसमें अगर उन्होंने कहा कि अबव 7 ईयर्स बिलो 12, तो अबव 7 ईयर्स को फिर आप अबव 7 ही काउंट करेंगे। आप इसमें 7 एंड अबव 7 काउंट नहीं कर सकते, आपकी स्ट्रिक्टली बाउंड्री यहीं पर खींचेगी पूरी की पूरी। फिर एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया है वरद ने, मैं वरद कहता हूं, वरद है वो, वरद ने कहा कि सर फिर आप जो 20 BNS है, इसमें अंडर 7 की बात की गई है, तो यहां पर बाउंड्री खींच जानी चाहिए स्ट्रिक्टली। आपने इसको यहां पे क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि पहला पॉइंट तुम भूल गए, बेनिफिट अगर कहीं डाउटफुल पोजीशन है, बेनिफिट ऑफ दैट शुड बी गिवन टू द एक्यूज्ड।
तो बेनिफिट ऑफ एक्यूज कहाँ पर होगा, जब हम इसको इस तरफ लेकर के जाए, क्योंकि यहाँ पर बात इंटरप्रिटेशन के साथ साथ एक लीगल लेकुना यहाँ पर छूटा हुआ है, एक गैप छूटा हुआ है। तो यहाँ पर इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक्यूज को बेनिफिट दिया जा सके, उसका एक्यूज नहीं आएंगे। समझे आप? वरद आपको समझ में बात नहीं आएंगे? तो मैंने आपको 7 वाई 7, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको यू कैन सी इन योर इंटरव्यू एग्जाम, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी अगर, और वो यहाँ से पूछ लेंगे आपसे। अच्छा, ये ध्यान रखना, मैं आपको एक टिप देता हूँ इंटरव्यू के। चलिए, अभी तक मैं आपको प्रीलिम्स मेंस की टिप देता हूँ, एक टिप मैं आपको इंटरव्यू देता हूँ। जब भी कभी आप इंटरव्यू फेस करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे, और मान लीजिए इस पर ही एक क्वेश्चन आ गया, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या कि अच्छा मैडम आकांक्षा ये बताइए व्हाट इज सेक्शन 21 BNS, है ना, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय 21 BNS। अब एक तरीके से ऐसा 21 से लेकर के पूरा ने चैप्टर जितना एक पेज है वो सुना दिया पूरा का पूरा, सर इट डील्स विद द क्वालिफाइड इम्यूनिटी, और ये पूरा का पूरा डिटेल तो 3 मिनट बोलती रही। एक तरीका स्टूडेंट का ये होता है कि अच्छा अब तो मेरे पसंद का क्वेश्चन पूछ लिया, अब तो जितना मुझे आता है मुझे सारी उल्टी कर ही देनी है। वेरी वेरी रॉन्ग वे है ये। इंटरव्यू में हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे आपने देखा कबड्डी खेली आप लोगों ने कभी, ये कबड्डी की बाउंड्री होती है, इधर प्लेयर इधर प्लेयर इधर प्लेयर इधर प्लेयर ऐसे होते, और फिर ये जाएगा इस तरफ, है ना, और यहाँ जाएगा और वापस टच करके वापस आएगा। तो कोशिश करता है कि इसको यहाँ तक ले आए वो, है ना, यहाँ टच करके वो अपने पास आ जाएगा। यही होता है कबड्डी में। तो सांस टूटनी चाहिए कबड्डी। तो इसमें क्या है, गेम कुछ उसी से एनालॉजी ड्रॉ करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एग्जामिनर है आपको उसको अपने पाले में लेकर के आना है, ना कि हमने उसके बिछाए हुए जाल में फंसना होता है। ये बहुत इंटेलिजेंट तरीका, और मैं ट्रेन कर दूंगा धीरे धीरे आपको। क्या तरीका है इसमें, कैसे कि आप उसको बात का संक्षिप्त उत्तर दो और उसमें एक पॉइंट ऐसा छोड़ दो जिससे फिर वो क्रॉस क्वेश्चन करे। मीनिंग देयर बाई कि इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ आपके लिए। चलो अच्छा, उस दिन इंटरव्यू देने जाओगे तेल प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे आप लोग। मान लीजिए एक उसका आपने एक तरीका ये कि आपने पूरा पेज भर दिया, आई मीन टू से 2-3 मिनट बोलते रहे आप। मैं क्या कर रहा हूँ कि आप उसको एक लाइन बोले और यहाँ पर लास्ट में एक कुछ ऐसा पॉइंट छोड़ दिया, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपने कहा कि सर सेक्शन 83 है ना, डील्स विद द सेज दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय ए चाइल्ड अबव 7 years बिलो 12 years ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। एंड इट डील्स विद क्वालिफाइड इम्यूनिटी। अब जैसे ही आपने ये क्वालिफाइड इम्यूनिटी बोल दिया आपने, एग्जामिनर विल बी बाउंड कि भाई ये क्या है ना। तो आपको एक क्वेश्चन आपने उनसे एक्स्ट्रा बुलवाया, तो ये इसका नेगेटिव इंपैक्ट खत्म हुआ। लगातार बोलने के यार ये तो बोलने एक बार बोला शुरू हो गया, यह नेगेटिव ही जाएगा। अब आपने इंटरेक्शन शुरू कर दिया, और कौन से उसमें फील्ड में किया जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल है। आपको वो 15 मिनट्स जो यहाँ पर है कबड्डी का मैदान, यहाँ पर अपनी सांस खत्म होने तक यहाँ बिता कर भाग करके बाउंड्री में आना है। उन 15 मिनट्स में आपने इंटरव्यू में उसने कंफर्टेबली कॉन्फिडेंट तरीके से बात करनी है कि उनको लगना चाहिए कि शी इज़ द बेस्ट। और यहाँ पे आप क्या स्मार्ट प्ले कर रहे हैं, आप अपने फील्ड में उसको ले आए हैं कि आपने छेड़ा मुझे 83 में गए, मैं क्वालिफाइड इम्यूनिटी से, अब क्वालिफाइड इम्यूनिटी के बताएंगे, है ना। तो अब क्वालिफाइड को ख़त्म करते हुए समझाते हुए आप कहिए एज इन केस ऑफ एज अपोज टू एब्सोल्यूट इम्यूनिटी इन सेक्शन 20 BNS। तो जाहिर है तो फिर पूछे अच्छा इसमें ये क्या है, ये बता दो फिर। अब तो आपने एक क्वेश्चन को, एक टॉपिक को 3-4 इंटरेक्टिव क्वेश्चंस में ले आए। ये होती है एक बहुत बड़ी ट्रिक, और ये आसानी से नहीं आती। तो धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि आपने
एक क्वेश्चन इस तरीके से समझिए, एक क्वेश्चन का आंसर दिया और लास्ट में कोई स्मार्टली ऐसा पॉइंट छोड़ा कि इससे फिर एक क्वेश्चन बना। जब इसका आंसर दिया तो लास्ट में टेल छोड़ दी कुछ भी ऐसे ही, फिर वो पूछेगा भाई इसका और बता, चल अच्छा तो पीछे छोड़ हमारा, ये लो फिर यहाँ पे कुछ छोड़ दिया ऐसे ही। तो आपने अपनी बाउंड्रीज में उसको लेकर के आए। यू गॉट इट? तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इस तरीके से करना है आप लोगों ने। और कई बार क्वेश्चन जो है ना, जो इंटरव्यू में है, इंटरव्यू में पता क्या होता है, चलिए इंटरव्यू की बात चली तो आपको मैं क्योंकि बहुत से लोगों को इसी का फोबिया होता है, ये भी समझाया। तो इंटरव्यू का मतलब बताओ क्या होता है? इंटरव्यू में आप जाएंगे, क्योंकि इससे शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए आपका पढ़ने का। इंटरव्यू का मतलब होता है आपकी पर्सनालिटी टेस्ट। मैं व्यक्तित्व लिखना चाह रहा हूँ, मुझे पता नहीं हिंदी में लिख नहीं पा रहा हूँ। व्यक्तित्व परीक्षण, कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो वो टेस्ट कैसे करेंगे प्रियांश तुम्हारी पर्सनालिटी को? पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि हाउ गुड लुकिंग यू आर, नॉट गुड लुकिंग। पर्सनालिटी का मतलब है कि वेदर यू आर सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ जज और नॉट। तो उनके पास अनीश क्या मैकेनिज्म है? वो कौन सा टेस्ट है? ब्लड टेस्ट तो होगा नहीं, उनका टेस्ट है क्वेश्चन एंड आंसर का मैकेनिज्म। तो वो जो क्वेश्चन पूछते हैं, आप ये समझते हैं कि वो दे आर टेस्टिंग योर नॉलेज, बट नॉट, द मेन एम इज टेस्ट टू टेस्ट योर पर्सनैलिटी, वेदर यू आर सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ इंटरव्यू और नॉट। तो आपने माइंड से फियर निकाल दीजिए कि इंटरव्यू में हमसे पता नहीं क्या पूछेंगे क्या नहीं, भूल जाइए आप प्रश्न का उत्तर। आपको ये देखना है कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी, मेरे आंसर से मेरी पर्सनैलिटी झलकनी चाहिए। तो और पर्सनैलिटी के जो एट्रीब्यूट्स हैं, तो जज के लिए क्या क्या चाहिए, 5-6 चीज़ें चाहिए, वो मैं कभी आपको अलग से क्लास लूँगा उसके लिए। वो आंसर से आपको बताने कि हाँ मैं पर्सन ऑफ पेशेंस भी हूँ, मैं एकेडमिक नेचर का भी हूँ, मैं ऑनेस्ट भी हूँ, मैं विजडम पर्सन ऑफ विजडम भी हूँ, मैं ब्रेव भी हूँ, है ना, मैं नॉलेजेबल भी हूँ, मैं हम्बल भी हूँ, एरोगेंट नहीं हूँ, है ना, बचपना मेरे अंदर नहीं है। तो कुछ चीज़ें मेरे पास नेगेटिव नहीं है और सारी अच्छी चीज़ें हैं। ये हमें आंसर के थ्रू समझाना होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता, तो क्या बात निकल के आएगी नेगेटिव, कि आपको नॉलेज नहीं है, आपको लगेगा नेगेटिव है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे, जैसे मान लो मुनीर एक्सेप्ट, तुम समझो कि तुम्हें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो जनरली क्या होता है, स्टूडेंट क्या सोचेगा, अरे यार मुझे नहीं आता, कॉन्फिडेंस लूज, मैं बता नहीं पा रहा। कॉन्फिडेंस लूज तभी होगा जब आप ये सोचेंगे कि मेरी नॉलेज का टेस्ट हो रहा है और मेरी नॉलेज तो फेल हो गई, तो आप यू विल फील लेट डाउन। लेकिन अगर आपके माइंड में पर्सनैलिटी टेस्ट होगा कि मैं इस नेगेटिविटी में भी अपनी पर्सनैलिटी का एक हम्बल पार्ट, एक ऐसा पार्ट दिखा सकता हूँ कि हाँ मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कॉन्फिडेंस से कि मुझे नहीं आता ये, और मैं हम्बली उसको अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लूँ, तो मैंने अपनी पर्सनैलिटी का फिर भी एक पॉजिटिव पार्ट उनको दिखा दिया। एक तो है मुझे नहीं, नो सर, सॉरी सर नहीं आता, बिल्कुल वो उसको बेचारा उठाना पड़ रहा है। आप एक कह सकते हैं कि रियली आई एम सॉरी सर, आई शुड हैव नोन इट, बट एट प्रेजेंट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट प्रिसाइसली। तो आपने क्या कहा कि आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट प्रिसाइसली, यानी कि सर मुझे आता तो था, अभी याद नहीं आ रहा है। सही है। और आपने हम्बल तरीके से भी कहा, तो वो उनके दिमाग वो नेगेटिविटी नहीं जाएगी और इसको ये नहीं पता, क्योंकि उनको खुद भी पता है कि अगर इस बच्चे ने तुमसे क्रॉस क्वेश्चन करना शुरू कर दिया तो आपको भी नहीं आता होगा बहुत कुछ। तो वो तो क्वेश्चन ही नहीं है कि सबको सब कुछ आए, क्वेश्चन ये कि इसने कितने ब्यूटीफुली हैंडल किया। तो नहीं आने की प्रॉब्लम नहीं मत सोचना वहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट्स इसी चक्कर में कॉन्फिडेंस लूज करते हैं कि पता नहीं हमसे क्या पूछेगा। ये हमारा सरदर्द होना ही नहीं चाहिए। हमने देखा है ना कि भाई तू नो बॉल फेंक, वाइड बॉल फेंक, हमें पता है कैसे बॉल खेलनी है, टुक टुक खेलनी है या सिक्सर खेलना है या 4 खेलना है, हमें सारी बॉल खेलनी आती है। वी आर रेडी फॉर एवरीथिंग। समझ आ रही बात आपको? तो आई बिलीव, चले बीच में से कॉन्टेक्स्ट में चीज़ आ गई, तो इससे आपको इतना बेनिफिट जरूर हो जाएगा कि इंटरव्यू का फोबिया भी उतना नहीं दिखेगा आप लोगों को
जिससे बच्चे के बाद लास्ट में डरते हैं पता नहीं होगा नहीं होगा। क्यों प्रियंश, आई बात समझ नहीं आई? तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बड़ी ये जो बड़ा ट्रिकी, आपको बड़ा बेनिफिट लगेगा इसका। जितने बच्चों को मैंने ट्रेन किया है भाई, मोस्टली दे आर सिलेक्टेड। हार्डली किसी का बहुत ज़्यादा ही खराब मीन्स गया हो तो रुका होगा वो, बट दे मोस्टली क्वालिफाइड बिकॉज ऑफ दीज ट्रिक्स। और कई बच्चों को हमने रिकॉर्डिंग भी किया बाद में भी, वो आपसे कहते मिल जाएंगे कि 2-3 क्वेश्चन तो लगभग वही थे जो मैंने उनसे यहाँ पर डिस्कस किए थे कि एग्जैक्टली तुमसे ये पूछेंगे और इसका आंसर तुमने ये दे करके यहाँ पे आना है। और 2-3 क्वेश्चन संभाल लो ना वहाँ पर, जो आपको पहले से चले में बताओ, फिर वो कॉन्फिडेंस का लेवल अपने आप ही अलग हो जाता है वहाँ पर फिर। चलिए हम बढ़ते हैं आगे को। चलिए बाकी मैं ट्रिक्स, अब जब आपका नंबर आएगा कभी रखेंगे, आप आगे बढ़ाते हैं। सो नाउ कम टू 84। भैया इसकी जितनी प्रशंसा की जाए, जितना नमन करो उतना कम है इस सेक्शन को, है ना। यही देवों के देव महादेव है ना। सेक्शन 84 आईपीसी एंड बीएनएस का 22 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस। एंड इसको कितना डिटेल में पढ़ लो और कितना ही कम पढ़ लो, जितना पढ़ाऊंगा उससे काम चल जाएगा, बस ध्यान रखना। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू सेक्शन, सेक्शन 22 बीएनएस, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अच्छा, मैं जो आपको डिस्कस कर रहा होता हूँ ना, ये हवाई फायर नहीं मारता हूँ मैं, ध्यान रखना। कुछ भी समझा रहा हूँ दैट इज माई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और किसी को मेरी मार्कशीट देखनी हो भैया, मैंने निकल गई कल वही मैंने दे दी है अपने काउंटर पर। किसी को मेरे जुडिशरी की उसमें शिक्षक हो रहा हो उसको मार्कशीट दिखा देना मेरी, है ना। एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। चलिए पढ़ते हैं इसमें। हाँ, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन, प्लीज सी द स्क्रीन, विच इज डन बाय ए पर्सन who at the time of doing it को अंडरलाइन कीजिए, by reason of unsoundness of mind को हाईलाइट कीजिए, is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law। इसको समझिए बस। क्या मतलब है इस बात का कि this section deals with the जनरल एक्सेप्शन रिलेटिंग टू द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मैं आपको पहले आम भाषा में समझाता हूँ, फिर आपको टेक्निकल भाषा में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो समझाता हूँ। ये उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो व्यक्ति को आम भाषा में आप लोग कहते हैं पागल, है ना। पागल व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य। तो क्या किसी पागल व्यक्ति को सजा दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ये जनरली उसकी बात की गई है। लेकिन ये वो पागल नहीं है जिसको आप आम भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप सबको और हम सबको इंक्लूडिंग मी, हमारे घर में किसी न किसी ने 1 या 2 बार या मल्टीपल टाइम्स पागल कहा ही होगा, है ना। 1-2 बच्चे तो हमारे यहाँ ऐसे हैं वो बिना बात के हंसते हैं और मुझे डाउट होता है कि पगली है वो, लेकिन क्या ये वही पगली है जिसे 84 का बेनिफिट मिलना चाहिए? देखो सामने, देखो इसको, रोकेगी ही नहीं। अच्छा कोई जोक सुनाया मैंने, बताओ अच्छा कितना सीरियस सुना रहा, वो हंस रही है, कुछ नहीं हो सकता इसका। तो उसे घर में कहते हैं पागल है, तेरी मम्मी कहती है क्या? लेकिन मैं उसके पागल की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। लेकिन है वही, समझिए क्या है। अच्छा आपने सीरियल देखा किसी ने क्या, बड़ा रेलिवेंट है, देखा हो तो, भाभी जी घर पर है, किसी ने देखा? उसमें एक अनोखे लाल सक्सेना है, पगलेट, रेज हैंड। वो भी एक पागल है, ध्यान रखना। उसको रेफरेंस दूंगा अगर मैं है तो किसी को ये। चलिए सेक्शन पर आते हैं। तो बेसिकली ये सेक्शन है, ये धारा है, डील करती है, दिस डील्स विद अ पर्सन हु इज सफरिंग बाय द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। जो व्यक्ति मानसिक विकृत चित्त से ग्रसित है, तो क्या उसके कार्य को ऑफेंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? तो इसका जो आंसर है आप यस और नो में विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स नहीं दे सकते हैं। जैसा कि हम दे सकते हैं 82 में या 20 बीएनएस में अंडर 7 ईयर्स में दे सकते थे। अंडर 7 ईयर्स में यू नीड टू थिंक एनीथिंग, अंडर 7 ईयर्स नो ऑफेंस। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है देखिए, अब मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा। मैंने आपको क्या क्या बताया
अनसाउंडनेस ऑफ माइंड को हाईलाइट कर लीजिए इस तरीके से, एट द टाइम ऑफ डूइंग को अंडरलाइन हाईलाइट कर लीजिए अलग तरीके से, और इस पूरे फ्रेज को अलग तरीके से अंडरलाइन कर लीजिएगा इस सब को। अब मैं समझाता हूँ आपको है क्या क्या। एक फैक्चुअल पार्ट और है, एक केस का मैकनॉटन्स केस लिख लीजिए कहीं पर भी ब्रैकेट में अपने, 1843 का केस है मैकनॉटन्स केस। इस केस की जो रूलिंग थी, इस मैकनॉटन्स केस के बेसिस पर इस सेक्शन की ड्राफ्टिंग हुई है। और बहुत सारे केसेस हैं, उनकी जरूरत नहीं पड़ने की आपको। नथिंग इज एन ऑफेंस, कोई भी बात अपराध नहीं होगी, विच इज डन बाय ए पर्सन, जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए, हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जो उस कार्य को करते समय बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, मानसिक विकृति के कारण क्या है, इनकैपेबल असमर्थ है, किसके बारे में, नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, उस कार्य की प्रकृति के बारे में समझने में असमर्थ है, अथवा या वो दैट ही इज डूइंग, जो वो कर रहा है, इज ईदर रॉन्ग, या तो वो गलत है या विधि विरुद्ध है, उसको नहीं पता। ये एक शुद्ध हिंदी होगी इसकी। अब समझिए यहां पर जो व्यक्ति है ये कौन सा व्यक्ति है, इसको समझिए। द पर्सन हु इज इनकैपेबल, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग व्हाट, कोई भी बात अपराध नहीं होगी यदि वह उस व्यक्ति के द्वारा की जाए जो यह जानने में असमर्थ है। क्या जानने में असमर्थ है? व्हाट, नंबर 1, व्हाट ही इज डूइंग इज पहले क्या, सॉरी, नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, वो जो कार्य कर रहा है उसकी नेचर के बारे में ही उसको आइडिया नहीं है। ही इज नॉट नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। जैसे अब लगा रहा है आग, कहीं उसको पता ही नहीं क्या कर रहा है कि इससे आग लगेगी, कहीं पेट्रोल को आग बत्ती दियासलाई दिखानी है या नहीं, उसको पता ही नहीं है कुछ, वो है ना, है ना। मान लीजिए बांसुरी सो रही है ना, और वहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति आता है ना, उसको लेता है वो कोई चाकू टाइप और समझता है कि चलो ड्राइंग टाइप करता हूँ कुछ। अब उसको पता ही नहीं है ड्राइंग कर रहा है या बेचारी किसी की नसें कट रही हैं। ही इज नॉट नोइंग द नेचर ऑफ दैट। यहां पर लैंग्वेज का अंतर देखो जनाबे अली। 83 में 83 या 83 आईपीसी 21 बीएनएस, अब दोनों सेक्शन यार रटने पड़ते हैं, डबल मेहनत हो गई आजकल क्योंकि मुझे 83 याद रहता है, फिर मैं याद आता नहीं बीएनएस बोलना है, वरना लोग चिढ़ जाएंगे, जनता आ जाएगी, हम बीएनएस नहीं पढ़ाया, फिर भी आईपीसी पढ़ा के चले गए सर। वहां पर था कौन सी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट। आर यू गेटिंग पॉइंट? 83 की जो लैंग्वेज ध्यान है आप लोगों को, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज कंडक्ट की अंडरस्टैंडिंग के बारे में था। यहां पर हम दूसरे शब्द लेकर नेचर ऑफ द एक्ट। उसको यही नहीं पता कि वो जो कर रहा है ना एग्जैक्टली है क्या। परिणाम की तो बात कर रहे हैं यहां पर। अब ये उससे इनिशियल, उससे और प्रायर नॉलेज होगी, आपको पता ही नहीं है। जैसे मान लो मुनीर भाई साहब बैठे हुए हैं, है ना, और इनके बगल में कोई व्यक्ति आ जाए, जैसे भूल भुलैया का राजपाल यादव, ध्यान है आप लोगों को, वो 3 बत्ती, वो अगरबत्ती यहां पे लगा, वो क्या, देखो मैं आपको लगता है कि मेरे बिहार में परिवर्तन है ही तो उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। जैसे कहा गया पानी, वो उछला, ही डजंट नो। तो मैं आपको, मैंने कल ही देखी परसों, तो मुझे ध्यान आ गया उसका। उसने कहा पानी, वो जंप, पानी फिर जंप, उसको पता ही नहीं है वो पानी है नहीं है। आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट? नॉट नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। अब बात समझ आ रही है आप लोग मैं किसकी बात कर रहा हूं? एक है भूल भाभी जी घर है का, नहीं तो देख लेना यूट्यूब मिल जाएगा, अनोखे लाल सक्सेना का कैरेक्टर। कहता खुद को पगलेट है, बिहेव भी पगलेट वाला करता है, बट ही नोज व्हाट ही डज। उसको अपने हर एक्ट के बारे में पता होता है, दो ही इज डिक्लेयर्ड पगलेट। तो एक व्यक्ति जो घोषित रूप से पागल है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं,
हम उस अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं कि ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ हिज एक्ट। प्लीज लेट मी नो आपको बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। इसको और क्लैरिफाई करता हूं कि मान लीजिए एक लड़की है बांसुरी, है ना, ठीक, बांसुरी। अब इसकी ये हर हफ्ते छुट्टी लेके आगरा जाती है, हर हफ्ते इसका ट्रीटमेंट चल रहा है वहां पर, है ना, और घोषित रूप से लिखा हुआ है बांसुरी एज ऑफ दिस सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और प्रेस्क्रिप्शन है बाकायदा ये कि इसको ज़्यादा हंसाया ना जाए, ज़्यादा से क्लास ना ली जाए, वरना आमी मंजोली का कभी भी सामने आ सकती है, समझे, सब उखाड़ देगी कैमरे वैमरे तो ये सामने दिया हुआ है। विल शी बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन और नॉट? आंसर इज नो। It doesn't matter someone is undergoing any treatment of unsoundness of mind. क्योंकि this section you will be surprised what I am going to deal with. Please write down 2 words: medical insanity. मैं इस क्वेश्चन में पहली बार फंसा था यूपीएससी में और 5 मिनट तक मैं फंसा रहा था इसमें। मेडिकल इंसैनिटी और दूसरा शब्द है लीगल इंसैनिटी। वहां पे जगह नहीं थी, उससे यहां पे लिखा है। तो बांसुरी इज सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इंसैनिटी। यू मे बी इंसेन मेडिकली बट यू मे नॉट बी इंसेन लीगली। यहां पर मेरे से क्वेश्चन आया था फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 84 व्हाट इज रिक्वायर्ड। ऑप्शन है मेडिकल इंसैनिटी, लीगल इंसैनिटी। अब मैं कहूँ हे भगवान, ये साला लीगल इंसैनिटी क्या आ गया? मेडिकल इंसैनिटी सुना था, खूब दिमाग लगाया। ये पहली बार होता ना जो पहला फिल्म सर पे फेल हुआ था। नहीं यार, क्या लीगल इंसैनिटी होती है? मेडिकल इंसैनिटी होती है, मेडिकल इंसैनिटी गलत। तो ये क्वेश्चन है लीगल इंसैनिटी। लीगल इंसैनिटी का मीनिंग हम समझेंगे अभी आप। तो समवन हु इज सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इंसैनिटी may not get the benefit of this. What is important? That he should not be in a position to know the nature of the act. तो I believe आपको समझ में आ गया वो nature of the act का मतलब क्या है। चलिए, sometimes एक सेकंड ऑप्शन क्या है, he is incapable of that what he is doing wrong or contrary to law. या उसको ये नहीं पता कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है, या उसको ये नहीं पता कि वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ कर रहा है। तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, इनकैपेसिटी टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट व्हाट ही इज डूइंग इज रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, दैट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। जैसे ऐसे समझ लीजिए जैसे कि हिंदू धर्म में एक शब्द है जिसका उच्चारण करते हैं ओम, है ना, जिस्ट। उसी तरीके से इस सेक्शन का जिस्ट है एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, दिस इज व्हाट, दिस इज जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ही इज नॉट एबल टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट। ये कब है? एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट, है ना। जिस समय वो एक कार्य कर रहा है उस समय उसको नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, ये गलत है या ये विधि विरुद्ध है, उसको नहीं पता है। फिल्म आपने देखी होगी भूल भुलैया, अक्षय कुमार, राजपाल यादव, विद्या बालन, है ना, एंड सपोर्टिंग स्टार्स। देखिए आप लोगों ने, परेश रावल। उसमें जो आमी मंजूलिका है, जिस समय जो विद्या बालन उस रूप में आ जाती है मंजूलिका के किरदार में, और बल्कि जब लास्ट में जब उसको वो उसका हस्बैंड मना करता है कि तुम बाहर जा रही हो शॉपिंग करने, नहीं तुम नहीं जाओगी, क्यों नहीं जाना चाहते हो? नहीं मैं कह रहा हूँ ना, नहीं तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं चले जाऊँगा, अब मैं कह रहा हूँ ना अब नहीं जाओगी तुम। उससे उसको क्रोध आता है और फिर वो एकदम मंजूलिका के किरदार में आ जाती है, और फिर उसने तुरंत पकड़ के जिस तरीके से भारी भरकम बेड को उठाया, और उसके बाद में उसको कुछ पता ही नहीं चला उसमें उस मोमेंट में उसने क्या किया। बाद में कहती क्या हुआ था मुझे, उस दैट वेरी मोमेंट, आप समझ रहे हैं। उससे पहले की क्या नाम था किरदार का, पता नहीं उसका, मैं भूल गया। हाँ,
चलिए जो भी था, हाँ उसका फिल्म में नाम क्या था उसका? विद्या तो हीरोइन का नाम है, मैं तो किरदार का नाम ही रटने की कोशिश करता, भूल गया। चलिए वॉटेवर। विद्या बालन मंजोलिका के किरदार के पहले की और बाद की वो अलग है, बट एट द टाइम ऑफ दैट मोमेंट, जब वो उस मंजोलिका किरदार में आती है, शी इज नॉट अवेयर ऑफ द नेचर ऑफ हर एक्ट, कि वो जो कार्य कर रही है वो कार्य क्या है, वेदर इट इज रॉन्ग और राइट और इट इज कॉन्ट्ररी टू लॉ। तो दैट वेरी मोमेंट इज वेरी क्रूशियल। ए पर्सन मे बी medically insane, that may be under treatment, but if he knows this कि at the time of doing it he was well aware of the nature of the act he is doing, तो उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो लबुलवाब ये है कि कोई व्यक्ति अगर मानसिक विकृत चित्त का है, अनसाउंड माइंड का है, केवल ऐसा होने से उसको इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हमें ये प्रूव करना पड़ेगा, उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस समय उसने कार्य एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट, इसको लिंक कर लीजिए अच्छे तरीके से, एट द टाइम ऑफ डूइंग इट ही वॉज इनकैपेबल ऑफ दिस। इन दोनों का लिंक करना बहुत ज़रूरी है, टाइम का और उसकी इनकैपेसिटी का। इस बारे में आई बात समझ आप लोगों को? इन दोनों का लिंक समझ पा रहे हैं, टाइमिंग्स का। अब जैसे मान लीजिए बांसुरी की और वरद की बहस हो गई किसी बात पर भी, और बांसुरी ने इतनी तेजी से गला दबाया, चिल्लाता रह गया बेचारा वरद, और वहीं प्राण पखेरु उड़ गए। और बाद में फिर मैडम निकलवा रही हैं अपना सर्टिफिकेट पर सर्टिफिकेट, इनकी इसकी फोटोकॉपी निकालो, इसे सर्टिफाइड कराओ, मैं पागल हूँ समझे? इसको नहीं मिलेगा बेनिफिट, क्योंकि उस समय लोगों ने सुना था कहते हुए, मैं तेरी जान ले लूंगी, मैं तेरा गला घोट दूंगी, आज मैं तेरी जिंदा नहीं रह दूंगी, मेरी सीट लेगा तू जुडिशरी में, मेरी सीट लेगा, है ना, मैं बनूंगी जज। तो भाई जब तुम कह रही थी, तुम्हें पता था उस समय तुम क्या कर रही हो, भले ही यू आर अंडर ट्रीटमेंट, भले ही यू आर मेडिकली इंसेन, बट दिस इंसेनिटी इज नॉट लीगल। लीगल इंसेनिटी का मतलब होता है कि एट द टाइम ऑफ डूइंग इट you are incapable of knowing the nature of the act or what you are doing is wrong or contrary to law. Are you getting point? तो ये जो इनकैपेसिटी है, अब इसमें एक खास बात हो रहा है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है इस तरीके से। मान लीजिए, हालांकि मैं एक फनी स्टोरी है, पहले भी सुना चुका हूँ काफ़ी लोगों का, जब भी क्लास में आते हैं तो वही चीज़ याद आ जाती है, रिपीटेशन हो जाता है। आपको सुनाया तो कि ये जो इनकैपेसिटी है, नॉट नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट, है ना। तो एक फनी है कहानी, आपको मज़ा भी आएगा। हम लोग उस समय बात है जब हम सब लोगों की शादियों का दौर शुरू हुआ था, मेरे दोस्तों की, यहाँ की वहाँ की, और हम लोग लगभग उस चक्कर में थे। यूपीएससी वालों के साथ में क्या होता है, या हम सब के साथ में जुडिशरी में, कि कहीं का प्रीलिम्स कहीं का मेंस। तो हम उस दौर में पहुँच चुके थे कि प्रीलिम्स हमारे लिए नो वरी था। अब मेरे दोस्त की शादी है, ठीक है, पीसीएस का प्रीलिम्स हम सब ने दिया है जून में, और रिजल्ट आने वाला है। आमतौर पे ये होता था कि मई में पहले प्रीलिम्स हो जाएगा, 3rd वीक में यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स हो जाएगा, और जून एंड में उसका रिजल्ट आएगा, और सितंबर अक्टूबर में मेंस हो जाएगा। जून के लास्ट में मेरे दोस्त की शादी है, तो मुझे शरारत सूझी उस समय कि यार क्या किया जाए। दिमाग में आया कि रिजल्ट घोषित कर दो। तो मैंने ही प्रीलिम्स दिया हुआ है, बाकी और दोस्तों ने प्रीलिम्स दिया हुआ है, और दूल्हे ने भी प्रीलिम्स दिया हुआ है। अब कुछ दोस्त बहुत घनिष्ठ होते हैं कि जिसके मेरे यार की शादी है, जिनको हर कीमत पे डांस करना ही करना है। मैं थोड़े से डिस्टेंस वाले में था, लेकिन दोस्त अच्छा, लेकिन एक तक एकदम गुट्टा गुट्टा। तो हमारा एक दोस्त था वहाँ का, हरिद्वार साइड का, वो बड़ा अच्छा दोस्त था। वो जैसे उसे कान में पहुँची बात कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया, और वहाँ पे अखबार कोई मिलेगा नहीं उस समय, ऐसा कुछ पता कैसे चलेगा, ना नेट था उस समय, उसको बहुत टेंशन हो गई। अब 2 टेंशन एक साथ सवार, रिजल्ट में क्या हुआ, और दोस्त की शादी के वो बजने शुरू हो चुके हैं, ना डांस हो, घूमते घूमते बात दूल्हे के कान में पहुंच गई, वो भी टेंशन में आ गया। कह रहा मुझे अभी बताया था, अब मैं अपनी शादी को एंजॉय करूं, रिजल्ट की टेंशन में देखूं। चलो बाकी सबको तो था,
एक दोस्त ने फिर डांस करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा बियर पी गया, वो बहुत ज़्यादा, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब थोड़ी देर में हम ढूंढे कहाँ मिला, वो कहाँ पड़ा, वो पड़ा था एक बगल में जो थोड़ा 2-3 फीट की नाली टाइप होता नहीं, बहुत बड़ा नाला नहीं, जो 2-3 फीट चौड़ी, उस नाली में पड़ा हुआ था वो। तो हमने कहा सोहन तू यहाँ पे क्या कर रहा है? कह रहा आप लोग चलो मैं नदी नदी आ रहा हूँ। तो वो जो सीन है ना, उसने ऐसे करके दिखाया, मैं नदी नदी आ रहा हूँ, नाले में पड़ा हुआ। तो आप समझ सकते हैं उसको कि he was not knowing the nature of his act at that time what he was doing. Are you getting point? तो मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि ये जो 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 मेंटल स्टेट है, नॉट नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, ये कई रीजंस की वजह से हो सकती है। यहां पर थी वॉलंटरली इंटॉक्सिकेशन की वजह से, राइट? बट नेवर फॉरगेट दीज वर्ड्स, दिस सेक्शन डील्स ओनली विद दीज बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। दिस इनकैपेसिटी हम लोग इतना हंसते हैं जब भी नदी ने, वो सीन ही ऐसा था। बाय दिस इनकैपेसिटी शुड बी बिकॉज ऑफ द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मैंने आपको इतनी कहानी इसलिए बताई ताकि आपके डीपर इनटू माइंड में फिक्स हो जाए कि देयर में बी अदर रीजंस फॉर दैट काइंड ऑफ इनकैपेसिटी। लोगों को पता नहीं होता कहाँ पड़े हुए हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। वही कंडीशन थी, ही वॉज नॉट नोइंग द नेचर ऑफ दैट, है ना, बट रीजन वॉज इंटॉक्सिकेशन। वो भी कैसा, वॉलंटरली, स्वेच्छा से लिया गया था उसमें वो। यहाँ पर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है क्योंकि यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो इनकैपेसिटी है दैट शुड बी रिजल्ट ऑफ व्हाट, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, दिस दैट अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। तो प्लीज इन सभी को इसी तरीके से ब्रेक कर करके आपने पढ़ना समझना। प्लीज लेट मी नो आपके बात समझ में आई नहीं आई। कम ऑन, कुछ केसेस और लिख लीजिए। आर वर्सेस अर्नोल्ड, एक ये 1724 का केस है, आर वर्सेस अर्नोल्ड। एक इसमें लिख लीजिए केसेस रिलेटेड टू सेक्शन 84 आईपीसी 822 बीएनएस। कई बार ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछते हैं, बाकी और कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, बहुत टाइम आपके पास तो, लेकिन जनरली देखा कि अगर हम केवल क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चंस इतने सॉल्व हो जाते हैं। आर वर्सेस अर्नोल्ड, लॉर्ड फेरर्स केस 1760 का, इसमें वाइल्ड बीस्ट टेस्ट दिया गया था। क्वेश्चन पूछते इन विच केस वाइल्ड बीस्ट टेस्ट वाज गिवन, लॉर्ड फेरर्स केस। एक तो पहले एक काम कीजिए, फिर इसको पहले आप ये लिख लीजिए, आर वर्सेस अर्नोल्ड, लॉर्ड फेरर, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। एक तीसरा बाउलर्स केस 3, हाँ नहीं सुनिए, पहले 4 केस हो गए। मैकनॉटन्स केस हो गया, आर वर्सेस अर्नोल्ड हो गया, लॉर्ड फेरर हो गया, बाउलर केस हो गया। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि कौन से केसेस इससे रिलेटेड है। नंबर 2, इनकी सीक्वेंस में लिख लीजिए। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि गिव इन व्हाट इज प्रॉपर सीक्वेंस। आर अर्नोल्ड है 1724 का, लॉर्ड फेरर है 1760 का, बाउलर्स केस है 1812 का, और मैकनॉटन्स केस है 1843 का। ये सीक्वेंस से पूछ लेना। अच्छा सीक्वेंस से मैं आपको बता दूं यहाँ पर, है ना, ये भी मेरे एक अपना एक एक्सपीरियंस है, आपको लाभ होगा उससे। कई बार आप क्वेश्चन देखोगे प्रीलिम्स में, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं वो व्हाट इज द प्रॉपर सीक्वेंस इन टाइम, कि टाइम के हिसाब से बताइए कौन सा पहले का है केस, उसके बाद में का कौन सा है, उसके बाद का कौन सा है। तो जब यूपीएससी की तैयारी मैं कर रहा था तो मैंने जब 2-4 बार ऐसे क्वेश्चन देखे तो मैं घबरा गया बुरी तरीके से कि भाई सैकड़ों केस हैं, अब सैकड़ों केस के ईयर भी याद करने पड़ेंगे और कोई मतलब नहीं इन केसेस के ईयर याद करने का, और नहीं करूँगा तो फेल हो जाऊँगा। लेकिन बाद में समझ में आया सीनियर से बात करके, और मैं खुद के भी एक्सपीरियंस से, कि जो सीक्वेंस पूछते हैं वो किसी को उठा के नहीं पूछ लेते हैं। जैसे एक ग्रुप होगा कोई केसेस का, जैसे यहाँ पर एक अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के 3-4 केसेस आए, आर वर्सेस अर्नोल्ड हो गया, फेरर्स केस हो गया, तो इनकी सीक्वेंस पूछ लेंगे वो, रैंडमली कहीं से पिक करके आपसे नहीं पूछते हैं वो। तो इनका ध्यान। अब एक इसका करेक्शन मैं देख लेता हूँ एक बार। देखिए ये केस है भैया,
आर वर्सेस अर्नोल्ड में 724 में था, वाइल्ड बीस टेस्ट दिया गया था। फेरर्स केस 1760 में वाइल्ड बीस टेस्ट वाज अप्रूव्ड। लिख लीजिए फटाफट। आर वर्सेस अर्नोल्ड में 1724 वाइल्ड बीस्ट टेस्ट वाज गिवन। लॉर्ड फेरर्स केस 1760 दिस वाइल्ड बीस्ट टेस्ट वाज अप्रूव्ड। बाउलर्स केस 1812 में टेस्ट ऑफ कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग ये कहा गया, ये दिया गया। हेडफील्ड केस में इनसेन डिल्यूजन टेस्ट दिया गया, इनसेन डिल्यूजन टेस्ट। इस लाइन इनको उतार लीजिए ढंग से, क्योंकि यहाँ से फिल्म से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे वो इनसेन डिल्यूजन। तो ऐसा पूछ लेते हैं, इनसेन डिल्यूजन टेस्ट कौन से केस में दिया गया, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट किस में दिया गया, किस केस में वाइल्ड बीस्ट टेस्ट को अप्रूव किया गया। ठीक है, इस तरीके से बाउलर्स के किस केस में टेस्ट ऑफ कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। प्रैक्टिकली स्पीकिंग 84 को रट लीजिए फॉर द एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसे मैंने एक्सप्लेन किया वैसे उसको एक्सप्लेन करना आ जाना चाहिए। आपका काम प्रीलिम्स में भी चल जाएगा, आपका काम मेंस में भी हो जाएगा। इससे ज़्यादा ऊपर करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। ज्ञानी बनने के लिए आपको पूरी कमेंट्री पढ़नी चाहिए। बाकी आप देखिए, क्वेश्चन ये आया था, लीगल इंसैनिटी अंडर द इंडियन लॉ मीन्स, है ना। लीगल इंसैनिटी का मतलब क्या है, इम्पेयरमेंट ऑफ विल फैकल्टी, इम्पेयरमेंट ऑफ इमोशनल फैकल्टी, इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टी। तो इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव फैकल्टी लिख लीजिएगा। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंसैनिटीज रिकॉग्नाइज एज ए डिफेंस अंडर आईपीसी। अब बीएनएस कर दीजिए। इम्पल्सिव इंसैनिटी, लीगल इंसैनिटी, मेडिकल इंसैनिटी। ठीक है, तो दिस इज लीगल इंसैनिटी। ये है, देखिए, जेड ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट्स टू किल ए को मारने की कोशिश करता है। जेड कौन है, जेड इज ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। क्या करता है ये, ही अटेम्प्ट्स टू किल ए। तो जेड ए को मारने की कोशिश करता है। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ आईपीसी इज करेक्ट। फिर वही करेक्ट लिखाया, तो करेक्ट को हम लोग गोल करेंगे यहाँ पर एज ए रूटीन। जेड इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस। ये बात सही है नहीं है, यहाँ तक बात सही है। एंड ए हैज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड, ये बात गलत है। तो ये हमने करेक्ट मांगा था, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। ए हैज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जेड, ये बात भी गलत है। जेड इज गिल्टी ऑफ अटेम्प्ट, क्योंकि जेड तो है ही अनसाउंड माइंड का, तो यहाँ पर ये भी गलत है। जेड इज नॉट गिल्टी बट ए हैज़ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट, ये आंसर हमारा करेक्ट पूछा था। ये स्टेटमेंट सही है, तो अपना आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, कर पा रहे हैं आप लोग। अब फिर लीगल इंसैनिटी पे क्वेश्चन आया, देखो ये करेक्ट। डिफेंस ऑफ इंसैनिटी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। डिफेंस ऑफ इंसैनिटी अंडर सेक्शन दिस ऑफ आईपीसी रिलेट्स टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ एनी काइंड। ये ध्यान रखना। देखो क्या क्वेश्चन पूछा उन्होंने, अगर किसी ने ढंग से नहीं पढ़ा तो ये पहला ऑप्शन देखो, पहला क्या लिखा हुआ है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड ऑफ एनी काइंड, नो। मेडिकल इंसैनिटी, नो। कंजेनिटल इंसैनिटी, नो। लीगल इंसैनिटी। ठीक है, क्वेश्चन सेक्शन, विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी डील्स विद व्हाट। तो 82, 84, 83, 85 सेक्शन बेस पूछ लिया उन्होंने, हेडिंग से पूछ लिया उन्होंने। अब यहाँ बीएनएस कवर, बीएनएस का आ जाएगा इस तरीके से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस इज रिलेटेड टू मैकनॉटन्स केस। इंसैनिटी, इंसैनिटी का मतलब है इनकैपेसिटी ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ दैट कमिटेड। तो बस यही लगभग इन्हीं में रिपीटेशन होता रहता है। एक केस आया था सुरेंद्र मिश्रा, लिख लीजिए, सुरेंद्र मिश्रा से स्टेट ऑफ झारखंड। सुरेंद्र मिश्रा वर्सेस, लिख लीजिए इसको, स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है कुछ, उसको समझाते हैं। एक्सप्रेशन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड हैज़ नॉट बीन डिफाइंड इन द आईपीसी एंड हैज़ बीन मेनली ट्रीटेड एज equivalent to insanity. An accused who seeks exoneration from liability of any act under 84 to prove legal insanity and not medical insanity. तो ये बस इतना ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, केस का नाम क्या है,
सुरेंद्र मिश्रा और स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें उन्होंने बस, अगर कोई ऐसा पूछ ले भी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के ऊपर किसी का केस में आ रहा है तो सुरेंद्र कुमार मिश्रा का भी ध्यान रख लें आप। ये फिल्म से पूछ लेंगे, ये फिल्म के टोटके होते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं कि जरूरी नहीं है कि आप सारी पढ़ाई बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से ही करो। कुछ चुटकर पुटकर टोने टोटके टाइप कुछ भी अलाए बलाए, है ना, याद रखने की ट्रिक कुछ भी हो सकती है, वैसे भी काम होता है। हमारा मतलब हमारा काम होना चाहिए बस। इस लाइन को पढ़ करके हिंट बना के रख लीजिए बस, सुरेंद्र मिश्रा स्टेट ऑफ झारखंड वाला अगर कोई केस आएगा तो कीप इट इन माइंड। और आप लोग कई बार बहुत पैनिक हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं आप लोग, और कुछ केस लॉज आपको ऐसे मिलते हैं जो आपने कहीं पढ़े नहीं होते हैं। तो आप लोग ये, हाँ आप लोग आप कितना ही पढ़ लीजिए, ये एक्सीडेंट हमेशा होंगे। उसका तरीका पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे करता था। मान लीजिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन बैंक है। अब जो क्वेश्चंस मुझे कई बार कहीं मिलते नहीं थे, उसके आंसर्स को मैं यहीं पर हाईलाइट कर लूँगा, उन केस लॉस को, यहाँ को, वहाँ को कोई स्टेटमेंट होगा, और एग्जाम से एक दिन पहले मैं उन क्वेश्चंस को भी रट के जाऊँगा कि कई बार एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन वो सेम केस ला पूछ लेते हैं वो। हाँ हाँ, वो पता नहीं कोई क्वेश्चन नहीं मिलते, वही कोरेटिव हो रहा। अब मान लो कहीं नहीं पढ़ रखा लेकिन प्रीवियस ईयर में आ रखा है ना, तो प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन हाँ उनके आंसर को क्रॉस चेक जरूर कर लेना गूगल से, यहाँ से कहीं से भी, कि हाँ ये आंसर सही है इसका बस, और वहीं पे मार्क करके, और ज़्यादा टाइम हो तो उसकी लिस्ट बना लीजिए केसेस आज इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। तो आप पता चला कि 2-4 क्वेश्चन आपको उस तरीके से भी रट जाएंगे। बस इसका तो यही है लबोलवाब। अब आ जाइए सेक्शन 85 में। क्या हो गया 85 निपटा दूं क्या? वो निपटा सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक्शन 85 यानी कि 23 BNS जरा निकालना मुझे उसमें, हाँ 23 है ना, 23 BNS। देखिए दिस इज सेक्शन 23 BNS, एक्ट ऑफ पर्सन। एक्ट ऑफ पर्सन किसका, कौन सा? इनकैपेबल ऑफ जजमेंट, बस ये देखना है आपने, बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन। इंटॉक्सिकेशन और आगे है कॉज्ड बाय, कॉज इंटॉक्सिकेशन एंड कॉज्ड बाय अगेंस्ट हिज विल। बस ये कीवर्ड है, अगेंस्ट हिज, उस व्यक्ति के कार्य जो इंटॉक्सिकेशन में हो, और इंटॉक्सिकेशन कैसे हो, जो उसके इच्छा के विरुद्ध किया गया हो। बाकी आप सब देखो लगभग पूरी लाइनें वैसे के वैसे ही हैं। जो आपकी 84 की लाइनें हैं, 85 की लाइनें सेम है दोनों की। नथिंग इज एन ऑफेंस, सेम उसकी, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ, बस बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन आ जाएगा, वहां पर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था, इंटॉक्सिकेशन हो गया है। इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज इधर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ। ये पूरी की पूरी लाइन एग्जैक्टली सेम है। तो इसका वही एक्सप्लेनेशन होगा जो कि हम लोगों ने अभी पढ़ा है। वहां पर रीजन क्या था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड था, यहाँ पर रीजन हो गया अनसाउंडनेस, इंटॉक्सिकेशन हो गया। सिर्फ जो उसका प्रोविजो है वो आप देख लीजिए, प्रोविजो का मतलब क्या है उसको समझाता हूँ। जो उसका प्रोविजो है, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन ये देखिए 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है कि इंसान ने खुद ही सेल्फ इंटॉक्सिकेटेड, खुद ही इतनी ज़्यादा शराब पी ली, तो सेल्फ इंटॉक्सिकेशन शुड नॉट बी गिवन नो बेनिफिट, उसको कोई बेनिफिट। अदरवाइज लोग क्या करेंगे, पहले खूब शराब पियेंगे, ड्रग्स लेंगे, और फिर कहेंगे साहब हमने ऐसा कर दिया, ड्रग्स में थे हम तो उसको तो डिस्करेज करना पड़ेगा। तो एक होता है इनवॉलेंटरीली,
इनवॉलेंटरी, जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हुआ हो, और एक होता है वॉलेंटरी। सेक्शन 85 BN IPC या 23 BNS डील्स विद द इनवॉलेंटरी। इसीलिए प्रोविजो लिखा है ना, प्रोविजो मैं लिख देता हूं, उसको समझ लेना फिर आप लोग बस। प्रोविजो, प्रोवाइडेड दैट द थिंग, कौन सी, विच इंटॉक्सिकेटेड हिम, intoxicated him was administered to him without his knowledge or against विल। ठीक है, बस बशर्ते कि जो चीज, कौन सी थिंग, विच इंटॉक्सिकेटेड हिम, जिससे उसको नशा हुआ, उसको दी गई थी, या तो कैसे, विदाउट हिज नॉलेज, उसको ज्ञान नहीं था, चुपचाप उसके कुछ खाने पीने में पिला दी गई, या फिर उसको अगेंस्ट हिज विल, जानता तो है लेकिन मना कर रहा था, जबरदस्ती आ गई थी, यानी क्या हो गया, इनवॉलेंटरी हो गया है। अदरवाइज जो एक्सप्लेनेशन मैंने 84 में कराए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे कि भाई एट द टाइम ऑफ डूइंग इट ही वाज नॉट नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट और कॉन्ट्री टू लॉ और कॉन्ट्रेरी वट एवर रॉन्ग, जो जितना भी सारा था वो एवरीथिंग विल बी सेम। तो 84 85 को एक साथ पढ़ेंगे आप लोग। 86 इज ए लिटिल बिट टेक्निकल, वहाँ पर इंटॉक्सिकेशन तो है लेकिन वॉलेंटरी है, तो उसको हम कल की क्लास में करेंगे, कवर करेंगे। ठीक जी, बाय बाय। वीडियो आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। एंड फिर एक टिप देता हूं आपको, देखिए, तो टिप ये है कि आपने अगर एक सब्जेक्ट कवर कर लिया है तो उस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर अपना सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हुए हैं, और जितने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं फिर एनालिसिस कीजिए क्यों नहीं हुए, आपको डाउट था, आपको याद नहीं था, तो फोकस केवल उन्हीं पर करना है जो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हुए। जो क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं उनको आप केवल रिवीजन में ले जाइए, एंड नाउ स्टार्ट फोकसिंग ओनली ऑन द क्वेश्चंस व्हिच यू कुड नॉट सॉल्व, और फिर देखना धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके रिड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, और आपका जो मकसद होना चाहिए वो 100% परफॉर्मेंस पर होना चाहिए, और आप कर सकते हैं ऐसा, ये हमेशा विश्वास रखना है आपने। ठीक, और अब क्या करेंगे आप लोग, आपको पता है, गो टू द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।